નમસ્તે વાલા ભાઈઓ બહેનો. સેકન્ડરી 2026ની પરીક્ષા ખૂબ નજીક છે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભાઈઓ બહેનોની કોમેન્ટ છે કે પદ્ધતિશાસ્ત્રના કેટલાક પ્રશ્નો છે એ વિડીયો દ્વારા લાવો. તો આજે આપણે એ તમારી આતુરતાનો અંત છે. હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના પેડાગોજીના કેટલાક પ્રશ્નો પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ ખૂબ મહત્ત્વના કહી શકાય એવા લાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. ઘણી બધી પરીક્ષામાં વારંવાર આવા પ્રશ્નો છે પૂછાતા હોય છે. આપણે કોઈ એવું નથી કહેતા કે આ જ પ્રશ્ન પૂછાશે, પરંતુ આની જેવા અચૂક પૂછાતા હોય છે, કરેક્ટ આની અંદરથી પણ આવતા હોય છે. તો એ પરીક્ષાને કેન્દ્રમાં રાખી અને તમારા સૌના કોમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખી આજે આપણે હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રનો વિડીયો છે એ બનાવીએ છીએ. આની PDF જોતી હોય તો પણ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં હું 1-2 દિવસમાં મુકાવી દઈશ, જે તમને મળી રહેશે. 100-150 જેટલા પ્રશ્નો છે, તો ફટાફટ વિડીયો આપણે લાંબો નહીં કરીએ અને જોઈએ આપણે આ બધા જ જે MCQ છે એના જવાબો સાથેની બધી છે માહિતી. તો તમે આ જોઈ શકો કે થંબનેલની અંદર પણ હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્ર એવો મુદ્દો આપેલો છે. पहला प्रश्न है आनी अंदर पाठ आयोजन ने लगता है कि शिक्षण की मंजिल तय करने के लिए बनाई गई ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है. तो अहीं जो लाल अक्षरे दर्शावेल है एना जवाब है तमे जाणो छो बधी छतां कीधुं. तो जवाब है पाठ आयोजन. पाठ योजना शिक्षक के लिए किस रूप में कार्य करती है. तो ध्रुव तारे की तरह या पथदर्शक. तीजो प्रश्न, संपूर्ण पाठ्यपुस्तकों शैक्षिक दिनों की संख्या में विभाजित करना क्या कहलाता है. वार्षिक योजना. हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के कितने सोपान दिए हैं. 5. हर्बर्ट की पंचपदी का प्रथम सोपान क्या है. पूर्व तैयारी यानी कि प्रस्तावना. किस सोपान में बालक के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है. प्रस्तावना में. हर्बर्ट के अनुसार विषय वस्तु का पूर्ण वर्णन और विश्लेषण किस सोपान में होता है. प्रस्तुतिकरण. त्यार पछीनो प्रश्न, शिक्षक द्वारा सिखाई गई नई तथ्यों के आधार पर नियम निकालना क्या कहलाता है. सामान्यीकरण. हर्बर्ट की पद्धति का अंतिम सोपान कौन सा है. उपयोग. आधुनिक शिक्षा पद्धति में केंद्र स्थान पर कौन है. बालक. त्यार पछीनो प्रश्न जोईए, शिक्षण की किस पद्धति में करके सीखने पर बल दिया जाता है. प्रोजेक्ट पद्धति. इकाई योजना का विचार किसने दिया. मोर्सियसन. समान अनुभवों का संकलन. कक्षा में शामपट का उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए. तो लेखन स्वच्छ, स्पष्ट और व्यवस्थित हो. शिक्षण के दौरान शिक्षक का उच्चारण कैसा होना चाहिए. शुद्ध, स्पष्ट और मानक. त्यार पछीनो प्रश्न, प्रस्तुतिकरण सोपान में शिक्षक क्या करता है. पाठ का विकास, आदर्श वांचन और स्पष्टीकरण. कौशल पाठ में किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है. उच्चारण, पठन, लेखन और श्रवण अभ्यास पर. साहित्यिक पाठ के उदाहरण कौन से हैं. कविता, नाटक, निबंध और कहानी. पछीनो प्रश्न, पाठ योजना में दृश्यश्राव्य साधनों का क्या महत्व है. शिक्षण को रोचक, प्रभावी और बोधगम्य बनाना. त्यार पछीनो प्रश्न जोईए, तुलना सोपान का मुख्य कार्य क्या है. तो पुराने और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करना. शिक्षण में प्रस्तावना की सफलता किस पर निर्भर करती है. तो शिक्षक की कुशलता और छात्रों के सहयोग पर. बोधात्मक भाषा कौशल्यों के अंतर्गत क्या आता है. तो श्रवण और वांचन. क्रियात्मक भाषा कौशल्यों में किन्हें सम्मिलित किया गया है. कथन और लेखन. भाषा शिक्षा का सबसे पहला और सरल चरण क्या होना चाहिए. तो एनो जवाब से बी, એટલે કે फर्स्ट यूरल एंड थेन ओरल. कैसा बालक सुनता है वैसा बोलता है, यह किस कौशल के महत्व दर्शाता है. श्रवण कौशल्य को. माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के समय का कितना प्रतिशत हिस्सा सुनने में व्यतीत होता है. 70% से अधिक. त्यार पछीनो प्रश्न है, श्रवण कौशल्य के विकास के लिए कक्षा में किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है. तो टेप रिकॉर्डर और रेडियो. श्रवण के अभ्यास के लिए शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वांचन क्या कहलाता है.
आदर्श वांचन। श्रवण शिक्षा का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक को सुनकर अर्थ समझने में योग्य बनाना। बोलचाल को समाज में क्या माना गया है? जवाब से व्यवहार स्थापित करने का प्रमुख साधन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो है कबीरदास की। बोलचाल का वह गुण जिसमें बनावटीपन न हो उसे क्या कहते हैं? स्वाभाविकता। बोलचाल में मधुरता का क्या अर्थ है? प्रिय और मीठी वाणी बोलना। बोलचाल के आधारों पर भौतिक आधार में क्या शामिल है? वाक अवयव એટલે કે दांत, जीभ, ओष्ठ आदि। ध्वनि के आरोह अवरोह के साथ अक्षरों का उच्चारण क्या कहलाता है? शुद्ध उच्चारण। बोलचाल के पाठ आयोजन में उपकरण साहित्य के रूप में किसका प्रयोग हो सकता है? टेप रिकॉर्ड और चित्रकार। 4 पछीनो प्रश्न, बोलचाल का कौन सा गुण उसे बोधगम्य बनाता है? स्पष्टता। बोलचाल में शिष्टता का क्या तात्पर्य है? विनय, विवेक और महत्वपूर्ण मर्यादापूर्ण बातचीत। बोलचाल की प्रक्रिया में स्वर तंत्र के कंपन को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रकाशन। श्रवण कौशल्य में का क्या अर्थ है? तो जवाब से अक्षरों और शब्दों का स्पष्ट उच्चारण। बोलचाल में प्रवाह का क्या महत्व है? विचारों की अटूट अभिव्यक्ति और गतिशीलता। ध्वनि लिखित ध्वनि संकेतों को पहचानना और अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? वांचन। वांचन के प्रमुख 2 भेद कौन से हैं? स्वसर वांचन और मौन वांचन। शिक्षक के वांचन के बाद जब छात्र उसका अनुकरण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण वांचन। मौन वांचन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? समय और शक्ति की बचत। मनोरंजन या साहित्य के शीघ्र पठन के लिए कौन सा मौन वांचन उपयोगी है? द्रुत वांचन। देखो और कहो विधि में वांचन की पहली इकाई क्या है? शब्द। अक्षरबोध विधि में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? वर्णमाला। श्रीमती मोंटेसरी द्वारा खोजी गई वांचन विधि कौन सी है? साहचर्य विधि। आँखों की कमजोरी वांचन दोष का कैसा कारण माना जाता है? शारीरिक कारण। बचपन का भय, झिझक या हीन भावना का वांचन दोष का कैसा कारण है? मनोवैज्ञानिक कारण। परोक्ष विधि को और किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण और अनुवाद पद्धति। परोक्ष विधि में नई भाषा सिखाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? मातृभाषा का। परोक्ष विधि की मुख्य पूर्वधारणा क्या है? तो विद्यार्थी हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। 4 प्रश्नों, किस विधि में विद्यार्थी भविष्य में अच्छे अनुवादक सिद्ध हो सकते हैं? परोक्ष विधि में। परोक्ष विधि में किन भाषाई कौशल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है? वांचन और लेखन कौशल्य को। 4 प्रश्न, परोक्ष विधि में व्याकरण की जानकारी कैसे दी जाती है? निगमन पद्धति से। प्रत्यक्ष विधि में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? बातचीत और संभाषण पर। प्रत्यक्ष विधि में किसका निषेध किया गया है? मातृभाषा के प्रयोग का। प्रत्यक्ष विधि में भाषा की इकाई किसे माना गया है? वाक्य को। प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बालक नई भाषा को मातृभाषा की तरह स्वाभाविक रूप से सीखता है। 4 प्रश्न, किस विधि में बालक हिंदी में सोचना शुरू कर देता है? प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में दृश्य श्राव्य साधनों को उपयोग क्यों किया जाता है? तो अनुभव और अभिव्यक्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए। डॉक्टर वेस्ट की विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नई विधि। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार भाषा शिक्षण के केंद्र में क्या होना चाहिए? वांचन। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार पठन के कौन से 2 प्रकार महत्वपूर्ण हैं? शांत और स्वस्वर पठन। 4 प्रश्न, गहन विधि का मुख्य स्वरूप क्या है? तो नियत पाठ्य पुस्तक का गहराई से सूक्ष्म अध्ययन करना। गहन विधि के अंतर्गत आदर्श वांचन कौन करता है? शिक्षक। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्यान पद विधि। व्याख्यान विधि की प्रकृति कैसी है? शिक्षक केंद्रित विधि है। व्याख्यान विधि की एक बड़ी सीमा क्या है? तो विद्यार्थी इसमें केवल निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं।
स्वाध्याय विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जवाब है विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने और शोध करने की प्रवृत्ति जगाना। किस विधि में शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? स्वाध्याय विधि में। परोक्ष विधि में भाषा की इकाई क्या है? शब्द। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण शिक्षण का आधार क्या है? अभ्यास और प्रयोग। कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक क्रम श्रवण, भाषण, वांचन, लेखन का अनुसरण करती है? प्रत्यक्ष विधि। व्यक्तिवाची समुच्चारण भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? महर्षि पाणिनि। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो व्यक्त ध्वनि संकेतों द्वारा। त्यार पछीनो प्रश्न, भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था किसने माना है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा के सीमित अर्थ में केवल किसकी ध्वनियों को सम्मिलित किया जाता है? मानवीय सार्थक ध्वनियों की। भाषा के मुख्य कितने तत्व बताए गए हैं? 5। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો છે જોઈ અને તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો હતો। આ ઉપરાંત પણ જોઈએ તો ઘણા બધા અન્ય પ્રશ્નો પણ છે જેની માહિતી છે એ આપણે જોઈએ તો વ્યક્તિવાચી સમૂહચરણનો પ્રશ્ન છે, ગહન વિધિ છે એ આપણે જોઈ લીધી। ત્યારબાદ વ્યક્તિવાચી સમૂહચરણ ભાષાકીય પરિભાષા કિસને दी है? तो महर्षि पाणिनि। आ प्रश्न पण આપણે જોઈ ગયો છે। इनमें से कौन सा भाषा का मुख्य तत्व नहीं है? तो एમાં જવાબમાં આવે છે चित्रकला। वाग्व्यार्थी संपर्कों के माध्यम से भाषा और अर्थ के अटूट संबंध को किसने प्रतिपादित किया है? तो आचार्य भर्तृहरि। भाषा किस प्रकार की संपत्ति मानी जाती है? तो सामाजिक संपत्ति। त्यार पछीनो प्रश्न है कि भाषा का अर्जन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? एमा अनुकरण द्वारा। और भाषा पैतृक संपत्ति है? नहीं, यह परंपरा से प्राप्त और अर्जित की जाती है। त्यार पछीनो प्रश्न कि भाषा के विकास की सामान्य दिशा क्या होती है? आवो प्रश्न रहेलो छे। तो ये प्रश्ननो जवाब पण आपणे જોઈએ। तो एना जवाबमां आवे छे भाषा की सामान्य दिशा कठिनता से सरलता की ओर। भाषा विकास के क्रम में स्थूलता किस ओर गति होती है? तो सूक्ष्मता की ओर से। त्यार पछीनो प्रश्न, निश्चित वाक्य संरचना और क्रम का महत्व समझाने के लिए कौन सा उदाहरण स्रोतों में दिया गया है? तो एनो जवाब आवे छे बी, राम किलड मोहन और मोहन कैल राम। किसी एक निश्चित भूखंड में बोली जाने वाली भाषा का स्थायी रूप क्या कहलाता है? तो एनो जवाब आवे छे बोली। समाज और भाषा परिवर्तनशील होती है क्योंकि? तो एमा जवाब आवे समाज और परिस्थितियाँ बदलती है, मनुष्य अनुकरण में पूर्ण शुद्धता नहीं रखता और भौगोलिक स्थितियाँ प्रभाव डालती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो चरित्र निर्माण और शक्तियों का विकास। शिक्षा की प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित करना। भाषा सीखने के 4 मुख्य कौशल्य कौन है? श्रवण, भाषण, वांचन और लेखन। अनौपचारिक परिस्थिति में बच्चा कौन सी भाषा आसानी से सीख लेता है? मातृभाषा। बौद्धिक विकास के अंतर्गत भाषा शिक्षण में किस शक्ति का विकास होता है? तो तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मृति और अवधान। आ रीते बधी छे एनी अंदर आवशे। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है? तो बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना। भाषा शिक्षण में सरलता से जटिलता की ओर का उदाहरण? तो पहले सरल शब्दों और कहानियों की चर्चा की जाती है, फिर सूक्ष्म विश्लेषण करना। मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहले प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाना, फिर गुणों पर चर्चा करना। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? तो बालक पहले पूरी वस्तु को देखता है, फिर उसके अंगों को पहचानता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र में बालक पहले क्या समझता है? तो एनो जवाब से सामान्य वर्ग
जैसे सभी जलाशय नदी कहना। 4 पक्षी से आगमन पद्धति किसे कहते हैं? तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर उनसे नियम निकालना। निगमन पद्धति का मुख्य आधार, पहले परिभाषा या नियम बताना, फिर उसे उदाहरणों के द्वारा पुष्ट करना। प्राचीन काल में भारत में व्याकरण शिक्षण के लिए कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध थे? तो जवाब से प्रातिशाख्य ग्रंथ એટલે કે પાણિની, पतंजलि आदि द्वारा लखेलो। भाषा बोलने की चीज़ है, लिखने की नहीं, यह किसका कथन है? तो लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। भाषा एक मातृभाषा और भाषा बे द्वितीय भाषा के शिक्षक में मुख्य अंतर क्या है? तो भाषा एक सहजता से सीखी जाती है, जबकि भाषा 2 के लिए विशेष परिश्रम चाहिए। द्वितीय भाषा सिखाते समय मातृभाषा का उपयोग कब करना चाहिए? तो जब नई भाषा के तत्वों का स्पष्ट करने के लिए तुलना की आवश्यकता हो। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किस क्रम में होना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिक क्रम में, तार्किक और भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में पुनरावर्तन क्यों आवश्यक है? तो भाषाई कौशल्य को शीघ्र और स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए। श्रुत लेखन और लेखन कौशल्य के लिए कौन सी आदतें विकसित करना अनिवार्य है? तो श्रुत लेखन, अनुकरण लेखन और शुद्ध उच्चारण। शिक्षक का हिंदी भाषा सिखाते समय मुख्य कर्तव्य क्या है? तो हिंदी शिक्षण को बोधगम्य, रोचक और सरल बनाना। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે ટાટ સેકન્ડરીની અંદર हिंदी પેડાગોજી, हिंदी પદ્ધતિશાસ્ત્રની ચર્ચા ઘણા ટાઈમથી કરી રહ્યા હતા, તે આજે આપણે આ નાનકડા વિડીયો દ્વારા છે એ તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર કરો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો। અને હા, અન્ય હિન્દીના વિદ્યાર્થીને અવશ્ય છે આ વિડીયો પહોંચાડજો।